महाराष्ट्र में जो हुआ वो 51 साल में नहीं हुआ और देश में जो होने वाला है वो 1984 के बाद कभी नहीं हुआ। कोई सोच सकता था कि महाराष्ट्र में ऐसी सरकार बन जाएगी जिसके पास 200 से ज्यादा विधायकों का समर्थन होगा, जबकि बीजेपी सिर्फ 105 विधायक जीत कर आई थी। यानी बीजेपी ने करीब करीब 100 विधायक एक्स्ट्रा जुटा लिए। अब इसके बाद बीजेपी 2024 में इतने नंबर लाना चाहती है जो अब तक इम्पॉसिबल लगता है। पहले 300 प्लस, फिर 325 प्लस और उसके बाद 350 प्लस। बीजेपी ने अपना टारगेट 3 बार रिवाइज कर लिया है। विपक्ष की 15-16 पार्टियां मोदी को हराने के लिए पटना में जुटी थीं। 24 में बीजेपी के पास भी 15-16 पार्टियां होंगी। एनडीए का टारगेट 400 प्लस सीटों का है। 400 प्लस सीटें आएंगी कैसे? महाराष्ट्र से जो तूफान उठा है वो पटना, लखनऊ, बैंगलोर तक पहुंचने वाला है। तूफानी बैटिंग शुरू हो चुकी है। मुंबई में मैन ऑफ द मैच अजीत पवार हैं, तो पटना में कौन होगा, लखनऊ में कौन होगा? बीजेपी के वॉर रूम में जो प्लान बन रहा है उसकी पूरी डिटेल आपको जाननी चाहिए। क्या मोदी के एक मूव ने विरोधियों को चेक एंड मेट कर दिया? प्रधानमंत्री की एक ही चाल से शह और मात। पिछले 24 घंटे में हुआ ये कि राहुल गांधी अकेले रह गए। शरद पवार की पार्टी टूट गई। पावर के लिए पवार का परिवार बिखर गया। अखिलेश यादव नया अलायंस पार्टनर ढूंढने निकल पड़े। जयंत चौधरी यूसीसी के बहाने बीजेपी के करीब चले गए। राहुल के रुख से केजरीवाल खफा है। नीतीश कुमार को घर बचाना पड़ रहा है। बिहार में एक एक विधायक की खोज हो रही है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से लड़ाई छेड़ रखी है। राहुल गांधी के साथ अब 2 ही नेता मजबूती से खड़े हैं, लालू प्रसाद यादव और एमके स्टालिन। यूपीए का यू यूनाइटेड नहीं रहा, वो डिवाइडेड हो गया है। टूट और फूट यही यूपीए की कहानी है। शरद पवार बीजेपी से बाद में लड़ेंगे। अभी तो उनको कांग्रेस से लड़ना पड़ रहा है। महाविकास अघाड़ी को लीड करने और महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हथियाने के लिए कांग्रेस के नाना पटोले ने दावा ठोक दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नाना पटोले ने हाईकमान से फोन पर बात करने के बाद पवार पर धावा बोला है। लालू यादव यूपीए के नए शरद पवार बन गए हैं। वो फिट होकर निकले हैं, लेकिन उनके साथी लगातार हिट विकेट हो रहे हैं। शरद पवार का कुछ उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। कौन एमएलए कहाँ गया नहीं गया, शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया, सब फेल हो जाएगा। 2024 की बाजी नरेंद्र मोदी के लिए जितनी आसान हुई, विरोधियों के लिए उतनी ही मुश्किल हो गई। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में मोदी की पार्टी को जो लॉन्च पैड दिया है, उसमें मोदी की सीटें कम से कम 300 के पार पहुंच रही हैं और विरोधी यहां से बहुत अच्छा कर गए तो भी ज्यादा से ज्यादा 100 सीटों तक पहुंच पाएंगे। लोकसभा की 543 सीटों में से 543 सीटों पर मोदी के खिलाफ 1-on-1 मुकाबले का सपना देख रहे विरोधियों के खेमे में एक नया खेमा बन रहा है। नए खेमे में अखिलेश यादव हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं और तेलंगाना के सीएम केसीआर हो सकते हैं। यानी राहुल के खेमे से यूपी निकल गया, दिल्ली पंजाब चला गया, तेलंगाना चला गया। केसीआर के साथ राहुल गांधी की अदावत है। अखिलेश को यह बात मालूम है, इसके बावजूद वो केसीआर से मिलने चले गए। लेकिन जितने भी दल हैं, हम सब दल मिलकर के कोशिश यही कर रहे हैं कि बीजेपी देश से हटे।
बीजेपी का हटना देश के हित में, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। देखिए वो तो सब लोग आएंगे, बीजेपी को हटाना कौन नहीं चाहता है। और जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं उन्हें कम से कम उन दलों को साथ लाना चाहिए जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। अखिलेश और केसीआर के बीच दोस्ताना की बातें तब हुई जबकि राहुल गांधी ने खम्मम रैली में यह साफ कर दिया कि जहां पर केसीआर की पार्टी रहेगी वहां कांग्रेस नहीं रहेगी। अब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की बी टीम के बीच में लड़ाई है, और जैसे हमने कर्नाटक में बीजेपी को हराया वैसे ही हम यहां तेलंगाना में बीजेपी की बी टीम को हराने जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष की मीटिंग हुई, दिल्ली में विपक्ष की मीटिंग हुई और विपक्ष के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मीटिंग में टीआरएस को बुलाना है। हमने विपक्ष को साफ कह दिया कि अगर टीआरएस इस मीटिंग में आएगी तो कांग्रेस पार्टी इस मीटिंग में नहीं आएगी। हमने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, हम उसको तेलंगाना से हटाएंगे। बीजेपी की बी टीम से हम समझौता कभी नहीं कर सकते। सोचिए, कांग्रेस और राहुल गांधी की स्थिति ये हो गई है कि यूपी में राजनीति करने वाले अखिलेश यादव तेलंगाना के सीएम केसीआर के साथ जाने को तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ जाने को तैयार नहीं। इसके बावजूद अखिलेश यादव एंटी मोदी मोर्चा की मीटिंग में इनवाइट किए जाते हैं। जो विपक्षी एकता बनी है उससे समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद संतुष्ट नहीं हैं। उन लोगों का कहना है कि जब तक मायावती जी, जयंत जी और राजभर जी को साथ नहीं लिया जाएगा तो विपक्षी एकता का यूपी में कोई मतलब नहीं है, ये लोगों का कहना है। ऐसी स्थिति में हमसे कई विधायक संपर्क में हैं खुद के। उन लोगों का कहना है कि सरकार में अगर हम लोगों को मौका मिले तो हम लोग साथ छोड़ देंगे, उधर चलेंगे। कुछ लोग हैं कि हमको अगर टिकट मिल जाए लोकसभा का तो हम लोग साथ छोड़ के चलेंगे। कई लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं दिल्ली। जब हम उनसे कहते हैं कि अगर मायावती जी और जयंत जी हम लोग अगर इसमें आ जाएं, कहने तब तो हम लोग रुक जाएंगे। नए सियासी घटनाक्रम के बाद मोदी विरोधियों की मीटिंग की डेट आगे खिसक रही है। 12 जुलाई के बाद 13-14 जुलाई की डेट आई है और अब 17-18 तारीख की नई डेट आई है, लेकिन मीटिंग में आएगा कौन इसकी गारंटी नहीं है। बेंगलोर का टिकट कटाने से पहले ही यूपीए के आधे नेता साफ हो गए। यूसीसी का क्या स्वरूप है ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम। तो चर्चा भी करना, महिला के सशक्तिकरण का सवाल हो और एक संस्कार पूरे देश में होने का सवाल हो, तो जहां अगर महिलाओं का किसी भी मान्यता के तहत अगर अपमान होता है तो सही। आधुनिक भारत में लोकतंत्र में बराबरी होनी चाहिए, महिला और पुरुष के रिश्तों में भी बराबरी होनी चाहिए। सरकार उसको कैसे काम कर सकती नहीं कर सकती, तो दूसरा विषय। 24 से पहले राष्ट्रीय स्तर पर क्या तस्वीर बन रही है ये आपको दिखाते हैं। शुरुआत महाराष्ट्र से। द महाराष्ट्र फाइल 23 written by other than Sharad Pawar, produced by other than Sharad Pawar, directed by other than Sharad Pawar। महाराष्ट्र में ऐसा होता नहीं है, पिछले 41 साल में कभी ऐसा हुआ भी नहीं। मराठा पॉलिटिक्स को शरद पवार ने जैसे चाहा वैसे घुमाया, जिसे चाहा उसे गद्दी पर बिठाया और जिस पर पवार ने नजरें टेढ़ी की उसे गद्दी से उतरना पड़ा। वही शरद पवार आज अलग थलग पड़े हुए हैं। वो हमारे गुरु है और आज गुरु पूर्णिमा है। बोला साहेब आमचे गुरु आहे आणि आज गुरु पौर्णिमा आहे। आम्ही त्यांचे या आमच्या सगळ्या कामाला आशीर्वाद मागतो।
भतीजे अजित पवार ने ऐसा चरखी दांव लगाया कि चाचा पवार चारों खाने चित हो गए। भतीजे ने पहले सरकार बनाई, फिर चाचा से पार्टी छीन ली। ये एमएलए की स्टैंड अभी यहाँ एमएलए है, मगर ये उनका डिसीजन है। हमने स्टैंड दिखाने के लिए यहाँ किसी को बुलाया नहीं। 8-10 दिन के बाद लोग जब सोचेंगे तब मुझे भी पक्की स्थिति क्या है इसका अंदाज़ा आएगा। और दूसरी बात है कि स्ट्रेंथ कभी कम हो जाती है, कभी चुने हुए साथी छोड़ जाते हैं। ये बात शायद आप लोगों को नहीं होगी, और मुझे खास एक्सपीरियंस ऐसे चीज़ों के बारे में 2-3 बार हुआ है। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सीनियर पवार उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां से लड़ना और जीतना उनके लिए नामुमकिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास साथी ही नहीं बचे। अजित पवार अपने साथ पवार का मराठा वोट बैंक ले गए। पुणे के ताकतवर मराठा नेता दिलीप वलसे पाटिल भी अजित पवार के साथ हैं। हसन मुशर्रफ पवार का मुस्लिम वोट बैंक उड़ा ले गए। छगन भुजबल ने ओबीसी वोट बैंक छीन लिया। धर्मराव अतराम विदर्भ का आदिवासी वोट ले गए और संजय बंसोड़े लातूर के दलित वोट को पवार से तोड़ कर ले गए। प्रफुल्ल पटेल पवार के लिए फाइनेंस जुटाते थे। उन्हें पवार का राइट आर्म मैन कहा जाता था। प्रफुल्ल पटेल अब अजित पवार के दाहिनी ओर बैठते हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में एनसीपी को 15.7% वोट मिले थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी को 16.7% वोट मिले थे। 2023 के लेटेस्ट सर्वे में एनसीपी का वोट शेयर 15.3% आया। यानी मानना पड़ेगा कि पवार के पास कम से कम 15% वोट था। अजित पवार सब अपने साथ ले गए। शरद पवार ने पार्टी पर होल्ड बनाने की कोशिश नहीं छोड़ी है। बेटी सुप्रिया सुले की चिट्ठी पर शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया। पवार का ट्वीट शाम 4:50 पर आया और ठीक 10 मिनट बाद अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल कैमरे के सामने आ गए। शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से निकाला था। प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के वफादार जयंत पाटिल को निकाल दिया और उनकी जगह सुनील तटकरे को प्रदेश एनसीपी का अध्यक्ष बना दिया। मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है और वो पत्र उनको मैं अभी यहाँ पर आप सभी के सामने देने वाला हूँ। साथ साथ में श्री सुनील तटकरे जी अभी इसमें आगे की भी जो पार्टी के जो संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं, चेंजेस है, वो कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसकी पटकथा किसने लिखी, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन कुछ बातें निर्विवाद हैं। महाविकास अघाड़ी अब भूतकाल की बात हो गई। अजित पवार ने फडणवीस और शिंदे के साथ महायुति बना ली। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए अब खुला मैदान है। मराठा वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। शिवसेना और एनसीपी के बाद अब महाराष्ट्र कांग्रेस में फूट की संभावना है। देखिए, अभी तो कांग्रेस के भी कई विधायक आने की तैयारी में है। यानी कि सबको ऐसा लग रहा है कि अभी काम वाले लोगों के साथ जाना चाहिए। हमने कोई न्योता नहीं दिया था। ये तो एनसीपी के विधायकों की इच्छा थी, उनके नेताओं की भी इच्छा थी कि हम काम करने वाली जनता के साथ चले, और डबल इंजन के साथ वो जुट चुके हैं। अभी हमें खबरें आ रही है कि कांग्रेस के कम से कम 17 विधायक तैयारी में है, जो उनका गुट आने की तैयारी में है। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में वही चमत्कार होने जाएगा। सुप्रिया सुले और आदित्य ठाकरे अब तक परिवार के नाम पर लोकसभा और विधानसभा तक पहुंच जाते थे। उनके लिए समस्या है, अब अपनी सीट बचानी भी मुश्किल है। जहां जहां बीजेपी पार्टी तोड़ सकती है, तोड़ने की कोशिश करेगी। 2024 तक बाद में देखा जाएगा। सर, अब ये भी बात चर्चा उठ पड़ी है कि बिहार, अगला नंबर बिहार में हो सकता है। ऐसा जहां भी हो, ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स,
पावर्स, उसका गेम चल रहा है। सर एक सवाल ये भी है, आज शरद पवार साहब सड़कों पर निकले हैं, जनता उनके साथ। देखिए, हम हमेशा जनता में रहने वाले नेता हैं, तो 2-4 लोग तोड़ने से पार्टी नहीं टूटती। सबसे बड़ी घटना तो पटना वालों के साथ हो गई। पटना से मुंबई तक मूड बदल गया। 23 जून को राहुल गांधी नसीहत दे रहे थे कि कुछ हिसाब किताब कर लीजिए। अब खुद राहुल गांधी को नए सिरे से हिसाब करने की जरूरत है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार अब भी कांग्रेस के साथ अलायंस में हैं। बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी होने के नाते उद्धव शिवसेना के फेस हैं, शरद पवार भी एनसीपी के फेस हैं, लेकिन इन दोनों के साथ पार्टी कैडर नहीं बचा। शिवसेना का कैडर एकनाथ शिंदे ले गए और अजित पवार चाचा शरद पवार की पूरी पार्टी ही अपने साथ ले गए। चुनाव अकेले नेता नहीं जीतते। चुनाव के लिए कैडर चाहिए, संगठन चाहिए, संसाधन चाहिए, चुनाव में पैसा लगता है। ये सारी चीजें उनके पास हैं जिन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया है। कर्नाटक के अलावा 2 ही राज्य ऐसे हैं जो 2024 के लिए राहुल गांधी की उम्मीद बढ़ा रहे थे। उनमें से एक है महाराष्ट्र और दूसरा बिहार। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस गठबंधन में है। महाराष्ट्र में शिराजा बिखर गया, अब बिहार की बारी है। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। 40 सीटों वाले बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी अलायंस पार्टनर आरजेडी मुश्किल में आ गई है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ फ्रेश चार्जशीट दाखिल हो गई है। लैंड फॉर जॉब के एक अलग जोन में लालू और राबड़ी के खिलाफ पहले से ही चार्जशीट दाखिल है, जिसमें वो जमानत पर है। फ्रेश चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 12 जुलाई को सुनवाई होगी। चुनावी साल में नई चार्जशीट आरजेडी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर तेजस्वी अरेस्ट हो गए तो आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार करने वाला भी कोई नहीं होगा। कि हमारा देश टूट रहा है, देश बिखर रहा है, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि महाराष्ट्र में हम लोग के जो इस देश के सबसे बड़े नेता हैं और बिहार में आए थे, हम लोगों ने बुलाया था कि सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी को एकदम बिल्कुल नास्ताबूद करके एकदम निकाल के बाहर करना चाहिए। राम और रहीम के बंदों के बीच नफरत का दीवार खड़ा किया। नरेंद्र मोदी की पार्टी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में 100% का स्ट्राइक रेट मेंटेन करती है। महाराष्ट्र और बिहार में वो 50 से 60% से 100% की ओर बढ़ रही है। दक्षिण में बीजेपी के लिए 100% संभव नहीं, इसलिए वहां इसकी कोशिश भी नहीं हो रही। राहुल गांधी की पार्टी समझ नहीं पा रही कि कहां कोशिश करें, किस अलायंस पर पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करें। पिछले 4 घंटे से दिल्ली के प्रगति मैदान में एक मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री हैं, मोदी सरकार के सारे मंत्री मौजूद हैं। इस वक्त पूरी मोदी सरकार के काम का लेखा जोखा लिया जा रहा है। एक एक मंत्री अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आधे से ज्यादा मंत्रियों का प्रेजेंटेशन आज खत्म हो चुका है। बस अब कुछ बड़े मंत्रालयों की रिपोर्ट आनी बाकी है। अब माना यह जा रहा है कि मोदी आज मंत्रियों की सुनेंगे, पूरी रिपोर्ट देखेंगे, अपनी बात कहेंगे और फिर अगले हफ्ते ये तय करेंगे कि किसकी छुट्टी करनी है, कौन मंत्रिमंडल में रहेगा, कौन नया आएगा और कौन जाएगा। सबकी डिटेल आपको हम इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने 24 के लिए कैलेंडर फिक्स कर दिया है।
3 जुलाई यानी आज मोदी की मंत्री परिषद के साथ बैठक। 6 जुलाई गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट के प्लान पर बीजेपी की बैठक। 7 जुलाई नॉर्थ से लेकर सेंट्रल इंडिया के बीजेपी नेताओं की बैठक। 8 जुलाई महाराष्ट्र समेत पूरे साउथ इंडिया के बीजेपी नेताओं की बैठक। 17 जुलाई नरेंद्र मोदी कैबिनेट का संभावित विस्तार और 20 जुलाई नए संसद भवन में पहले मॉनसून सत्र की शुरुआत। सब कुछ सेट है, पूरा प्लान रेडी है। मोदी ने एक एक मंत्री, एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता की ड्यूटी फिक्स कर दी है। मिशन 24 के लिए टीम मोदी अभी से सुपर एक्टिव मोड में आ गई है। मोदी ने आज अपने मंत्रियों को प्रगति मैदान में बुलाया, एक नया चैप्टर पढ़ाया, सब कुछ डिटेल में समझाया, एक स्पेशल टास्क दिया और 24 का गेम 23 में ही मैनेज कर दिया। कैबिनेट रीशफल की तमाम अटकलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में अपने मंत्रियों के साथ एक स्पेशल मीटिंग की और इस मीटिंग के साथ मोदी ने 24 के विनिंग फॉर्मूले को मंत्रियों के सामने डिस्क्लोज कर दिया। पीएम मोदी ने आज सबसे पहले अपने मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट ली। मंत्रियों से डिपार्टमेंट वाइज प्रेजेंटेशन लिया गया। मोदी ने आज सभी मंत्रियों को बहुत गौर से सुना और आखिरी में मंत्रियों को बहुत बड़ा टास्क दिया। मोदी ने मंत्रियों को बताया कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाना है, कैसे हर घर में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाना है, संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष को कैसे काउंटर करना है, विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को कैसे एक्सपोज करना है। 20 जुलाई से देश के नए संसद भवन में पहला मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है। ऐसे में ऑपोजिशन की यूनिटी और संसद भवन के उद्घाटन के वक्त हुए विरोध के बीच पीएम मोदी की यह स्पेशल मीटिंग बहुत ज्यादा खास है और इस मीटिंग के खास होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है 24 के पहले 5 राज्यों में होने वाला विधानसभा चुनाव। इसी साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों में से केवल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। लोकसभा के नजरिए से देखें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 29 में से 28 का है। राजस्थान में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 25 में से 24 का है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 में से 9 सीटें जीती थी। हालांकि तेलंगाना में बीजेपी के पास 17 में से केवल 4 सीटें हैं और मिजोरम में बीजेपी के पास एक भी सांसद नहीं है। पीएम मोदी का प्लान मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में स्ट्राइक रेट बरकरार रखने और तेलंगाना के साथ मिजोरम में स्ट्राइक रेट बढ़ाने का है। इसीलिए माना जा रहा है कि 20 तारीख को शुरू होने वाले मॉनसून सेशन के पहले मोदी कैबिनेट में बड़ा रीशफल भी हो सकता है। मतलब जिस वक्त बेंगलुरु में ऑपोजिशन के लीडर मोदी के खिलाफ यूनिटी वाला प्लान बना रहे होंगे, उसी वक्त मोदी ऑपोजिशन के प्लान को फेल करने के लिए ट्रम्प कार्ड खेलेंगे। मोदी कैबिनेट में नए मंत्रियों को जगह मिलेगी। कुछ पुराने मंत्री संगठन में शिफ्ट किए जाएंगे, कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभाग भी बदले जाएंगे। माना जा रहा है कि शिंदे गुट के कुछ नेताओं और शरद पवार के करीबी रहे प्रफुल्ल पटेल को मोदी कैबिनेट में एडजस्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही जयंत चौधरी की आरएलडी को बीजेपी में मर्ज करने और जयंत चौधरी को केंद्र में मंत्री बनाने पर भी विचार चल रहा है। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपने कैबिनेट का विस्तार करते हैं तो इस विस्तार में सबसे खास पहलू होगा गठबंधन के नए सहयोगियों को जगह मिलना। महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे के प्रतिनिधि तो होंगे ही, साथ ही साथ एनसीपी के अजीत पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल को जगह मिलना तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो वहाँ से सूत्र बताते हैं कि आरएलडी के जयंत चौधरी से बातचीत चल रही है। शर्त सिर्फ ये है कि बीजेपी चाहती है कि जयंत चौधरी अपनी पार्टी का विलय कर लें, जबकि जयंत चौधरी गठबंधन करना चाहते हैं। बिहार में चिराग पासवान से बातचीत लगभग हो चुकी है। इसके अलावा टीडीपी और अकाली दल के साथ भी बातचीत चल रही है। बस इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब इस पर अपनी औपचारिक मुहर लगाते हैं। आज की बैठक के बाद मोदी के कैलेंडर की अगली डेट भी नोट कर लीजिए, क्योंकि मोदी ने आज जो समझाया, जो बताया, जो सिखाया, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए बीजेपी का एक्शन प्लान इन्हीं 3 तारीखों में जमीन पर उतरेगा।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 राउंड में 3 जोन की बैठक करेंगे। पहला राउंड 6 जुलाई को गुवाहाटी में होगा, दूसरा राउंड 7 जुलाई को दिल्ली में और तीसरा राउंड 8 जुलाई को हैदराबाद में होगा। बीजेपी की इन बैठकों में क्या क्या होगा, कौन कौन इन बैठकों में शामिल होगा, वो भी जान लीजिए। 6 जुलाई को गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट जोन की बैठक होगी। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम के बीजेपी नेता शामिल होंगे। इस बेल्ट में 2019 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 142 में से 68 का था, इसलिए नॉर्थ ईस्ट का यह एरिया बीजेपी का मेन फोकस पॉइंट है, क्योंकि इसी एरिया में मोदी को घेरने के लिए एंटी मोदी मोर्चा की ब्रिगेड तैयार करने पर फोकस किया जा रहा है और ऑपोजिशन की पहली बैठक पिछले दिनों बिहार में हो भी चुकी है। 7 जुलाई को बीजेपी की दूसरी बैठक दिल्ली में होने वाली है। इसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, दमन दीव, दादर नागर हवेली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के बीजेपी नेता शामिल होने जा रहे हैं। इस बेल्ट में 2019 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट था 218 में से 182। इसी बेल्ट में यूपी जैसा 80 सीटों वाला सबसे बड़ा राज्य है और होम मिनिस्टर अमित शाह ने अभी से 2024 में यूपी में 100% स्ट्राइक रेट का अनाउंसमेंट कर दिया है कि आने वाले चुनाव में भी 2024 में भी अपना दल भारतीय जनता पार्टी और निषाद राज पार्टी तीनों मिलकर उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाने का, कप्रकाबी खिलाने का और निषाद राज पार्टी को जिताने का काम करना है। 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, जरा जोर से बोलिए, बनाना है क्या? फिर से एनडीए सरकार बनानी है, 300 पार वाली सरकार बनानी है। 8 जुलाई को बीजेपी की तीसरी बड़ी बैठक हैदराबाद में होने जा रही है। इसमें साउथ जोन के राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मुंबई, गोवा, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के बीजेपी नेता शामिल होंगे। इस बेल्ट में 2019 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट था 183 में से 54। मतलब इस बेल्ट में बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि तीनों जोन में होने वाली बीजेपी की इन हाई लेवल मीटिंग्स का एजेंडा एकदम क्लियर है। मोदी के मैसेज को जनता तक पहुंचाना है। मोदी सरकार ने देश के लिए क्या काम किए, ये जनता को समझाना है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने पूरे देश के लोकसभा क्षेत्रों को जोन के हिसाब से बांटकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन जोन में जाकर वहां पर बैठक करने वाले हैं 6, 7 और 8 जुलाई को। पूर्वी जोन के लिए गुवाहाटी में बैठक होगी, दक्षिण के जोन के लिए हैदराबाद में, उत्तर के जोन के लिए दिल्ली में। मकसद ये है कि जिस जोन में जो ज़रूरत है, जो कमियां हैं, जो मजबूती है, उसके आधार पर ही रणनीति बनाई जाए। पार्टी की पूरी कोशिश इस बात की है कि जहां मजबूत हैं वहां तो अच्छा करें ही, जहां कमज़ोर हैं लेकिन जीतने की संभावना है वहां पर ज़रूरत के हिसाब से रणनीति बनाई जाए और उसी हिसाब से ताकत झोंकी जाए। कुल मिलाकर बीजेपी का पूरा कैलेंडर रेडी हो चुका है। 23 और 24 दोनों के लिए प्लान फिक्स हो चुका है। मोदी ने मंत्रियों और बीजेपी नेताओं को मैसेज भी क्लियर कर दिया है। सब कुछ ब्रीफ हो गया है, बस अब बारी इंप्लीमेंटेशन की है, जो ऑपोजिशन की यूनिटी के बीच घर घर जाकर बीजेपी के वर्कर्स को करना है। महाराष्ट्र में चाचा शरद पवार का साथ अजित पवार ने क्यों छोड़ा? इससे भी बड़ा सवाल यह बनता है कि शरद पवार के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद प्रफुल्ल पटेल क्यों अलग हो गए? शरद पवार ने जिनको सुप्रिया सुले के बराबर का दर्जा दिया, वो प्रफुल्ल पटेल अजित पवार के साथ क्यों चले गए? एनसीपी में जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन आज इन तमाम सवालों के जवाब प्रफुल्ल पटेल खुद देंगे। इंडिया टीवी के रिपोर्टर राजेश कुमार प्रफुल्ल पटेल के साथ हैं। दिखाते हैं आपको प्रफुल्ल पटेल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे का गुट
और एनसीपी जो दावा कर रही है अजीत पवार के गुट की वही है असली एनसीपी, उन्होंने मिलकर सरकार बनाई। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रफुल्ल पटेल हैं, एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सर, आप कार्यकारी अध्यक्ष तो हैं, लेकिन अध्यक्ष ने आज आपको पार्टी से निकाल दिया, आपको भी और तटकरे साहब दोनों को निकाल दिया। देखिए, पवार साहब के बारे में मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनके कोई कार्यों पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे आदरणीय है, आज गुरु पूर्णिमा है, वो मेरे गुरु है, वो हमेशा रहेंगे, मैं उनको प्रणाम करता हूं। जहां तक ये पूरी प्रक्रिया जो अभी चल रही है, मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि पार्टी का निर्णय है। पार्टी के एमएलएज हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, जो पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के वर्कर हैं, ये उनकी मंशा है और उसके आधार पर हमने ये निर्णय लिया है। मुझे याद है कि 2022 में जब एकनाथ शिंदे जी की सरकार बनी तो महाविकास आघाड़ी थी उस टाइम पे, जिस सरकार को गिरा के फिर उन्होंने ये बीजेपी के साथ सरकार बनाई। तब हमारे 51 एमएलएज जो उपस्थित थे, सारों ने ये मंशा व्यक्त की कि भाई हमने तो सरकार में रहना चाहिए, विकास के कामों में, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के कामों में हमको मदद होगी। और करीब करीब सभी एमएलएज ने, सारे मंत्रियों ने एक पत्र भी बनाया था और पवार साहब को रिक्वेस्ट की थी कि भाई हम लोगों ने अगर कोशिश करना चाहिए कि बीजेपी के साथ ये सरकार में अगर हम शामिल हो सके तो अच्छा रहेगा। कोशिश की गई, वो नहीं, वो खैर एक्सप्लोरेटरी बात थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई फैसला हुआ था, लेकिन मंशा जो थी, मतलब ये क्यों मैं कह रहा हूं कि बार बार हमारे पार्टी के इस पूरी मतलब प्रक्रिया में, चर्चा में इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों के मन में ये बात रही है और उस तरह से हमने ये फैसला लिया है। बहुत सारे लोगों के मन में ये बात रही है। सर, कितने लोग थे जो आप लोगों के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के फैसले के खिलाफ रहते थे? क्या सिर्फ पवार साहब या हैंडफुल लोग हैं, गिने चुने लोग हैं? कितने लोग हैं जो आप लोगों के फैसले के खिलाफ रहते थे? देखिए, महाराष्ट्र के लेवल पे तो कुछ चंद लोग ही हैं कि जो इस प्रकार की बात को मतलब विरोध करते थे, और वो भी विरोध करने के कारण कुछ और थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई आइडियोलॉजिकल विरोध था या कोई और बात थी, वो केवल विरोध था कि क्योंकि अब जयंत पाटिल साहब को अजीत पवार साहब का कुछ मतलब स्पर्धा रहती होगी या कुछ और लोगों की किसी और से स्पर्धा रहती होगी, ये सब इंटरनल बात है। आइडियोलॉजिकल बात कहाँ से आई? आइडियोलॉजी तो जिस दिन हमने शिवसेना के साथ 2019 में हमने जब सरकार बनाई तो शिवसेना तो पारंपरिक बीजेपी की पार्टी, सपोर्टिंग पार्टी रही है। बीजेपी से ज्यादा उनके बल्कि सख्त मतलब आइडियोलॉजिकल व्यूज बहुत सारी चीजों पे रहे हैं। तो अब उनके साथ अगर हम सरकार बना सकते हैं तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं बना सकते हैं? बात तो आइडियोलॉजी की थी नहीं, ये कुछ होता है नीचे। मैं पवार साहब की बात को अलग कर देता हूं, मगर बाकी के लोगों के जो प्रोसेस जो है उसमें चंद लोगों का कभी न कभी तो होता है, हर पार्टी में होता है, हर कुटुंब में होता है। कोई 100 में से 100 आदमी हर चीज को मान्यता देंगे ऐसा नहीं है, पर हमेशा कोई एक इंटरनल जो डेमोक्रेसी होती है उसमें ज्यादा करके जो लोग चाहेंगे उस तरह से फैसले होते हैं। बहुत कम लोग इस वक्त पवार साहब के साथ नजर आ रहे हैं। सुप्रिया सुले नजर आ रही हैं, अनिल देशमुख नजर आ रहे हैं और बहुत कम लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। इसमें जयंत पाटिल का रोल, जयंत पाटिल की वजह से अजीत पवार जो है वो बहुत दिनों से खफा थे। जयंत पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना था, वो नहीं हट पा रहा था। ये कितनी बड़ी वजह थी? अजीत पवार खुद प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते, तभी उन्होंने मंशा भी जाहिर की थी। कितनी बड़ी वजह थी कि आप लोग इनके साथ आ गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई? देखिए, ये मैंने इसीलिए कहा कि देखिए अजीत पवार साहब ने कुछ दिनों के पहले षणमुखानंद हॉल में बम्बई में भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने अपने ओर से व्यक्त की इच्छा कि भाई मुझे पार्टी का नेतृत्व करने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि पार्टी का चुनाव हुआ ही नहीं है महाराष्ट्र में। और जयंत पाटिल भी जो है वो तो एडॉक मेरी सिग्नेचर से वो पार्टी के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, वो कोई मतलब इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है। तो वो कभी भी मतलब उनकी कोई भी एक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहता है।
उनका कोई मतलब वो कोई विधायकों को वो निष्कासित करने की बात करते हैं तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। वो व्हिप अपॉइंट करे, कुछ भी करे, क्योंकि वो खुद चुने नहीं गए हैं, प्रक्रिया हुई नहीं है। तो उस मीटिंग में अजीत पवार साहब ने यही कहा कि भाई मुझे इलेक्ट करो, मतलब उन्होंने ये मांग की कि मुझे इलेक्ट करो, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। मतलब वो सारे जो लोग थे उनके सामने अपील की उन्होंने। क्या कोई डेडलाइन भी दिया था, कोई टाइमलाइन दिया था? जो नहीं पूरा हुआ तो उसके बाद उन्होंने जो जिनके साथ जाना था वो चले गए? भाई देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव की प्रक्रिया तो ये कब की हो जानी चाहिए थी, और ये मतलब लगातार पिछले 2-2.5 साल से ये चुनाव की प्रक्रिया को टाला जा रहा है। और इस वजह से मैंने कहा कि जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 साल के बाद जो चुनाव होने चाहिए हुए ही नहीं है महाराष्ट्र में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।